हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पीवाईक्यू, जो हम अभी जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग के 20 सी क्वेश्चंस हम कर पाए थे, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, जिस वजह से हमने बहुत कम क्वेश्चंस उस दिन किए थे। तो आज हम उस चीज़ को नहीं करेंगे। आज हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, जो ज़रूरी होंगी चीज़ें, मैं आपको वो चीज़ें बताते हुए चलूँगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस करा दूंगी, कुछ बताऊंगी नहीं, या ये नहीं बताऊंगी कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से किस तरह से और कितने तरह से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए ही चलेंगे। और लास्ट क्लास में अभी हमने क्या पढ़ा था, तो भक्ति काल मैंने आपको उस पर भक्ति काल की थर्ड क्लास, जिसमें निर्गुण धारा आपको मैंने निर्गुण काव्य कराई थी। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जा करके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ आपको सेकंड यूनिट का, जिसमें आपको आदिकाल की कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी, और भक्ति काल में हमने 3 से 4 क्लासेस कर ली हैं। और जो आज हम पीवाईक्यूज का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 2 का, वो एक पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया, तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा होने वाला है सत्य कथन है। अब इनमें से सत्य कथन क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, 5 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कि क्या कौन सा कथन सही है। वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है। भारत के नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं: वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली, शौरसैनी और लाटिया। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। अगला ऑप्शन देखो क्या है, भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है। तो इनमें से 5 ऑप्शन से इनमें से कौन कौन से कथन है जो कि बिल्कुल सही है, तो वो देखो आगे। देखो, वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है, नहीं। भारत के नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है, सही है। वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं: वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, शौरसैनी और लाटिया। तो वामन ने ये माने हैं क्या? देखो, सिर्फ 3 रीतियां मानी है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। 5 नहीं, सिर्फ 3। शौरसैनी और लाटिया नहीं मानी है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो देखो बी कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है तो इसको कट कर दो। ए, बी और डी में है। ठीक है, कुंतक ने रीति को क्या मार्ग कहा है, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ से आपका जो पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र हो जाता है, वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आजकल काफ़ी ज़्यादा आपको प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है, बिल्कुल सही। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डी। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से एक एक पॉइंट का देख लो तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। हमने पढ़ा कि नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख तो किया गया है, पर कहाँ किया गया है, तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किया गया है। ठीक है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। और आपको ना जो भारतीय काव्यशास्त्र है हमारा, भरत मुनि, वामन, रुद्र, दंडी, राजशेखर, कुंतक, इन सभी का आपको क्रम पता होना चाहिए। इनकी जो है, इनका जो समय है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इन सब का क्रम पता होना चाहिए। दूसरा आगे देखो, क्या कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। हमने यहाँ पढ़ा ना, कुंती ने रीति को मार्ग कहा है, बिल्कुल सही है। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की, किसने? तो देखो यहीं से आपको एक ही क्वेश्चन से कुछ नहीं तो आपको 5 तरह के क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन आपको पता चल रहे हैं, 5 चीज़ें आपको नई नई मिल रही हैं। हो सकता है किसी बच्चे को ये चीज़ पहले ना पती होगी। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है, तो किसने की है? भोज ने की है। ठीक है, पीवाईक्यू करने का यही फ़ायदा होता है कि यहाँ से क्या होता है, चीज़ें आपको पता चलती हैं। ओके, और वामन ने 3 कौन सी रीतियाँ मानी हैं? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। हो सकता है आपसे, देखो अभी पिछले प्रश्न में ही आपको यहाँ देखा, यहाँ 5 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कितनी थी? 3 थी। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 3 थी या 5 थी। मैं आपको सिर्फ
पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यू आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए करा रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हाँ, यहाँ से जो क्वेश्चन है इस तरह से आ चुका है, तो हो सकता है आगे इस तरह से क्वेश्चन आए। मेरा मकसद मेन ये है पीवाईक्यू कराने का कि हाँ, एक बार आपका रिवीजन हो जाए। सेकंड कि पीवाईक्यूज तो आप खुद भी कर सकते हो घर पे आराम से बैठ के। हो सकता है मैं 40 मिनट में अगर 30 क्वेश्चन करा रही हूँ, आप 40 मिनट में 2 सेट भी कंप्लीट कर सकते हो। बट मेरा यहाँ मकसद सिर्फ ये है, आपको ये बताना कि हाँ, यहाँ से इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मेन ध्यान में रख के चलनी है कि हाँ, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है। अगर रीति काल हो गया या हमारा काव्य शास्त्र हो गया या कोई कहानी नाटक है, यहाँ से इस तरह से प्रश्न बना है, तो आगे किस तरह से बन सकता है। वैदर्भी रीति में 10 गुण होते हैं। तो वैदर्भी रीति में कितने गुण होते हैं? 10। गौड़ी रीति में ओज और कांति गुण होते हैं और उसमें कठोर शब्दावली का प्रयोग होता है और समाज की अधिकता होती है। पांचाली रीति में माधुर्य और सौकुमार्य गुण होता है। हो सकता है अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिया जाए कि पंचाली रीति में कौन से गुण होते हैं। तो कौन से होते हैं? माधुर्य होते हैं और सौकुमार्य होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। आगे देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन विवेकानंद के हैं। कौन से कथन विवेकानंद के हैं? अब देखो, जो आपका वैचारिक पृष्ठभूमि है वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो वैचारिक पृष्ठभूमि को बिल्कुल भी ऐसे अनदेखा नहीं गया। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताने वाली थी कि वैचारिक पृष्ठभूमि बच्चों को होता है कि कहाँ से पढ़ना है। अगर मुझे टाइम मिलता है इस वाले एग्ज़ाम में, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, बट अगर आपको है कहाँ से पढ़ना है तो मैं बता दूँ आपको। जो दृष्टि गाइड है, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी बुक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ से आपको क्या हो जाएगा कि ये वाली बुक मिल जाएगी, दृष्टि गाइड है, जो कि वहाँ से आप जो वैचारिक पृष्ठभूमि वाला हिस्सा है वो पूरा अच्छे से पढ़ लो, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आने के चांसेस होते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए कोई अलग से ऐसी बुक नहीं है, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ वहाँ से पढ़नी होंगी। तो अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप सिर्फ दृष्टि से पढ़ लो, तो भी आपका 80 से 85% काम बन जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है वैचारिक पृष्ठभूमि आपको दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए। वहाँ बहुत अच्छा कंटेंट है, जो भी लिखी हुई हैं चीज़ें बहुत अच्छी हैं और वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई कि आपको कहाँ से वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़नी है। अगर जिस बच्चे ने पढ़ ली वो तो अच्छी बात है, जिसको डाउट था, जिसको थोड़ी परेशानी थी कि कहाँ से पढ़ना है वैचारिक पृष्ठभूमि, तो उसके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। आगे देखो क्या क्वेश्चन है कि विवेकानंद के कौन से कथन हैं। मजबूत बनो कायर और लिबलिबे न बने रहो, साहसी बनो कायरों की ज़रूरत नहीं। समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता, जब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान अज्ञानता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगा और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगी। मानव हृदय से मैं संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। इनमें से कौन कौन से कथन हैं जो विवेकानंद के हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि मजबूत बनो कायर और बिलबिले न बने रहो, साहसी बनो कायरों की ज़रूरत नहीं। ये किसका है? विवेकानंद का है। और समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है, ये विवेकानंद के हैं। और ए और बी किस में है? यहाँ सी और डी इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखो यहाँ, अब बच्चे यहाँ हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो मैं बता दूँ, मानव हृदय से में संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता, ये इनका नहीं है। समाज के सभी सदस्यों की संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, ये विवेकानंद का है। तो यानी ए बी ई, ये क्या हो जाएगा आंसर? डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें है हमारा क्या है, मिलान करना, सुमेलित करना, ठीक है। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं और क्या है।
जी लोगों ने तो बेच दिया है ईमान। अब ये हमें बताना है कि ये कहाँ से ली गई, कौन सी कविता से या पुस्तक से ये जो पंक्तियाँ दी हैं ये ली गई। देख लो किस तरह से डेप्थ में, कितना डीप में क्वेश्चन बनता है। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो टाइम गया कि आप सिर्फ इतना आपको पता हो परिंदे किसकी है, कौन सा उपन्यास किसका, उपन्यासकार के आपने नाम रट लिए, कहानीकार, कहानी, सारी आलोचनाएं आपने रट ली। सिर्फ इससे अब नहीं काम चलेगा, आपको चीज़ें डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी। जितनी कविताएं आपके सिलेबस में हैं वो सारी आपको कविताएं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आंसर, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। तो ये किसकी है, तो ये है रश्मि रथी की। किसकी पंक्ति है ये, रश्मि रथी। किसकी रश्मि रथी, किसकी रचना है, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की। ओके, न कुछ कह सकी अपनी उन्हीं की पूछ मैं सकी न उन्हीं की पूछ सकी मैं भय से। तो ये वाली जो पंक्ति है ये किसकी है, तो ये पंक्ति है साकेत की। किसकी है, साकेत की। तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूँ और क्या है, तो ये है हमारी सांध्य गीत से। और हमारा क्या बचा, ये गीत फरोश बचा। ठीक है, सांध्य गीत, रश्मि साकेत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कविता है, प्लीज़ इसको देख लेना, अच्छे से इसको पढ़ लेना। और रश्मि रथी भी, ठीक है, यहाँ से देख लेना चीज़ें। हाँ यहाँ देख लो, यहाँ साकेत किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त की है। सांध्य गीत किसकी है, महादेवी वर्मा की। और गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई क्या। अब देखो क्या है, किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों की पसंद करते थे, बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। तो ये है, नखों से क्या समझ रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो निबंध है किसका है, निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है वहाँ से प्रश्न लिया गया। अब जिसने हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध पढ़ा है तो उसको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका वर्णन आया होगा, तभी प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गौड़ देश। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में यह प्रसंग आया कि गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, नखों यानी नाखूनों को, ठीक है। और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए कि कौन से लोग थे, कौन से स्थान के लोग थे जो छोटे नाखूनों को पसंद करते थे, बड़े पूछ लिया गया, हो सकता है ना भी पूछे। मैं एकदम ऐसे श्योर होकर नहीं कह रही कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऑब्वियस है मैं क्वेश्चन नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता के चल रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आ गया। तो देखो ऑप्शंस थोड़ा सा ध्यान से देख के चला करो, क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बनने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, मिलान करना है। विद्यापति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूरदास, बच्चन सिंह, बिहारी, इमेरा बंधा, घनानंद, शिवप्रसाद क्या है, कवि हैं और अध्येता है, ठीक है, कवि हैं और अध्येता है। एक बार रुको, मैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देखना चाहती हूँ, है क्या कुछ। नहीं है, हाँ। तो विद्यापति का क्या है, शिव प्रसाद सिंह है। सूरदास क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ए में 4 यानी हमारा बी और ए कैंसिल हो गया, सी और डी में ऑप्शन है ना। सूरदास का हो गया हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी का हो जाएगा हमारा क्या, बच्चन सिंह, और घनानंद का इमर बंगा है ना शायद, हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। यहाँ देख लो एक बार, विद्यापति का शिव प्रसाद सिंह, सूरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी बच्चन सिंह, घनानंद का इमरे बैगा। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित कविताओं को रचना का। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा सा अगर ये आप लोग को दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी ना तो आप जूम कर सकते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे जूम कर लेना। हाँ मैं क्या बताने जा रही थी, मैं भूल गई क्या मैं बताने जा रही थी, चलो याद आएगा तब बताऊँगी, ठीक है। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित कविताओं, हाँ चलो याद आ गया तो अब सुनते हुए जाओ। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, बच्चों को कुछ होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आया था, हाँ बिल्कुल भी मतलब कोई चांस ही नहीं था कि हो जाता इस बार। तो देखो पूरा क्वेश्चन पेपर मुश्किल नहीं आता है, हाँ 8 से 10 क्वेश्चन कह लो, 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं आते होंगे, ठीक है,
क्योंकि कुछ उस लेवल के क्वेश्चन एनटीए रखता है जो बहुत कम बच्चे, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की है उनकी तो बात अलग है, खैर जो एकदम ही टॉपर लेवल में आते हैं, बट जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली जिन्होंने चीज़ें नहीं पढ़ी होती हैं वो ऐसे क्वेश्चन 10 से 15 बन जाते हैं जो नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको जब हो सकता है वो 10 से 15 क्वेश्चन आपका कहाँ पे मिल जाए, आपको स्टार्टिंग ही में मिल जाए या बीच में मिल जाए या एंड में मिले, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब 10 से 15 क्वेश्चंस मिलते हैं ना, वो 8 से 10 क्वेश्चन जो मुश्किल वाले होते हैं, तो बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही कि इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन स्टार्टिंग ही में इतने हैं, तो आगे भी तो ऐसे ही मुश्किल होंगे। तो क्या होता है, वहाँ से हमारा जो लेवल होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जब नीचे जाने लगता है, वहाँ से हमारे मन में आ जाता है, स्टार्टिंग 10 क्वेश्चन करके बच्चे अपने माइंड में ये चीज़ ला लेते हैं, अरे हमारा नहीं हो पाएगा इस बार। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मुझे ये 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उस टाइम आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ता है, ठीक है। वहाँ सारी चीज़ें आपके माइंड पे होती है। अगर आपने अच्छे से वो चीज़ हैंडल नहीं की, वो चीज़ टैकल नहीं की, तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। आप वहाँ आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दोगे। देखो, मैं ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे साथ ही चीज़ें हुई हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप, और मैं बार बार कहती हूँ हमेशा, दूसरों की गलती से सीख लेना चाहिए, अपनी गलती करने का इंतज़ार मत करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रख के चलना है कि 10 से 15 हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको मुश्किल लगेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे ही हार मान जाओ कि अरे अब तो हमारा हो ही नहीं पाएगा। क्या पता आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा जाए, क्या पता अब आपके बाकी जो क्वेश्चन 70-80 हैं, 70-80 अगर क्वेश्चन बच रहे हैं, 20 चलो हटा दो, 80 बन रहे, तो क्या पता आपने उन 80 क्वेश्चन में बहुत अच्छा स्कोर करा हो, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में उस टाइम मत लाना, नहीं आपका पूरा स्कोर वहीं से ख़राब कर देगी ये चीज़ें। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कविताओं को रचनाकाल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। हमें इसमें क्या है, क्रम लगाना है। मैंने आपको हर बार कहा है कि क्रम याद कर लो, कुछ नहीं तो ज़्यादा जो आपके सिलेबस में है, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, कविताएं, इनका ही क्रम याद कर लो, वो भी ठीक है, कुछ ना से कुछ तो सही, ठीक। तो आप कम से कम उनका क्रम याद आपको करना ही। देखो यहाँ भी सारे के सारे आपके सिलेबस में ही हैं, आपको अब इनका क्रम, अगर आपको इन सब का सन पता है तो आप तो क्रम इजीली लगा लोगे। असाध्य वीणा आपके सिलेबस में है, कुकुरमुत्ता आपके सिलेबस में, अंधेरे में, परिवर्तन, मोचीराम, ये पूरा ही आपके सिलेबस में है और आपको इसका क्रम लगाना है। तो देखो, सुमित्रा नंदन पंत का जो सन है, प्रकाशन वर्ष 1924 ईस्वी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना जो है परिवर्तन, ठीक है। निराला की क्या है, कुकुरमुत्ता, निराले की क्या है, कुकुरमुत्ता, जो कि 1941 ईस्वी की है, ठीक है। असाध्य वीणा किसकी है, तो अज्ञेय की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो कि 1961 ईस्वी है। अंधेरे में है मुक्तिबोध की और मोचीराम है धूमिल की, किसकी है, धूमिल की, जो कि 1964 और 1972। दोबारा देखो क्या है, प्रकाशन वर्ष, अभी क्लास में याद करो, बाद में याद नहीं करना है, अभी करो। परिवर्तन किसकी है, पंत की है, सन है 1924। कुकुरमुत्ता का है 1924, कुकुरमुत्ता का क्या है 1941 है। असाध्य वीणा का था 61, अंधेरे में का था 64 और फिर मोचीराम का था 72, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़, याद हो गई, दोबारा देख लो एक बार। परिवर्तन था 1924, कुकुरमुत्ता था 41, असाध्य वीणा 61, अंधेरे में 64, मोचीराम 72, ठीक है, याद हो गया। चलो अब आगे बढ़ो, देखो क्या है, आगे भी मिलानी है आचार्य और पुस्तकें, ठीक। भानुदत्त, रामचंद्र, गुणचंद्र, शरदातनय, महिम भट्ट, भाव प्रकाश, व्यक्ति विवेक, नाट्य दर्पण, रस मंजरी, किसकी रचना कौन सी है, किसकी कौन सी पुस्तक है, ये आपको मिलाना है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे भानुदत्त है, इनकी क्या है, रस मंजरी, क्या है, रस मंजरी। और रामचंद्र गुणचंद्र का क्या है, नाट्य दर्पण। शारदा तनय का क्या है, भाव प्रकाश। और महिम भट्ट का है व्यक्ति विवेक। नहीं पता थी, कोई बात नहीं, अब याद कर लो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी, ठीक है। अब मालवी का केंद्र है, मालवी का क्या है, केंद्र है, जयपुर, जोधपुर, इंदौर या जबलपुर। तो इसका मालवी का क्या केंद्र है, इंदौर। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार आप देख लो।
इंदौर मालवी बोली का केंद्र है। मालवी भारत के मालवा क्षेत्र की भाषा है। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 20 जिलों में विस्तार लिए हुए है। मालवी ओकार बहुला बोली है। मालवी कौन सी बोली है? ओकार बहुला, जो शौरसैनी अपभ्रंश के राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह उज्जैन, राजगढ़ जिला, रतलाम, इंदौर, ये शायद देवास है, आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। इनमें से सूफी प्रेमाख्यान कौन नहीं है? तो ये हैं श्याम सगाई। किसकी है ये? तो नंददास द्वारा रचित है। क्या है? देखो, नंददास द्वारा रचित श्याम सगाई सूफी प्रेमाख्यान नहीं, बल्कि ये भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा का कृष्ण काव्य है। अभी मैंने आपको भक्ति काल में क्या चीज़ें कराई हैं, तो निर्गुण धारा हम कर रहे थे, जिसमें संत कर रहे थे हम। ठीक है, अभी हम सूफी करेंगे, उसके बाद हम राम भक्ति और कृष्ण भक्ति पे पहुंचेंगे, तो वहाँ आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इंद्रावती किसकी है? नूर मोहम्मद की। यूसुफ जुलेखा शेख निसार की। और हंस जवाहिद किसकी है? कासिम शाह। आपको क्या करनी है, ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा, हंस जवाहिर, श्याम सगाई, इनकी आपको सबको रचनाकार का नाम पता होना चाहिए। आगे देखो क्या है, भरत ने नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है ना। उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदु राज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। काव्यदर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है। काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं। काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ है। अब इनमें से हमें सही बताना है, तो देखो इसमें है ना 2 चीज़ें थी, ए और बी दोनों सही दिया है एनटीए ने। ठीक है, ए बी सी और बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन ही एनटीए ने सही माने हैं, ई बस गलत माना है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देखो तो आपको शायद ज़्यादा चीज़ें समझ आए। भरत ने नाट्यशास्त्र में 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। चलो। उद्भट, जयदेव, प्रतिहारेंदु राज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। अलंकार संप्रदाय के आचार्य का नाम देख लेना। ठीक है, काव्यदर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है, जबकि आचार्य भामा के काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद तथा 400 श्लोक हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, नोट कर लो कहीं साइड पे कि भामा की काव्य अलंकार, भामा का जो ग्रंथ है काव्य अलंकार, उसमें 6 परिच्छेद और 400 श्लोक हैं। 6 परिच्छेद पूछा गया है, हो सकता है आगे ये श्लोक वाला भी क्वेश्चन आ जाए, और जिसमें मुख्य रूप से 5 विषयों का प्रतिपादन किया है। कितने विषयों का प्रतिपादन मिलता है? तो 5 विषयों का। ठीक है, आगे देखो क्या है, काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ उद्भट द्वारा रचित है। रुद्रट, यहाँ रुद्रट दिया था, रुद्रट नहीं उद्भट का ग्रंथ है ये। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई क्या? आगे देखो क्या है, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है। किस लेखक का है? परिंदे जो कहानी है उसके प्रारंभ में क्या है? अंग्रेजी भाषा का एक उदाहरण है। वो किस लेखक का है? तो वो है कैथरीन मैन्सफील्ड का। किसका है? कैथरीन मैन्सफील्ड। अब परिंदे कहानी कब की है? तो ये है 1956 की। कब की है? 1956 ईस्वी की है। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र एक बार देखो, लतिका है, मेजर गिरीश नेगी हैं, सुधा है, जूली है, करमुद्दीन है, मिस्टर, ये कौन थे याद नहीं आ रहा है, ये कैरेक्टर थे क्या? चलो ठीक है, देखते हैं। डॉक्टर मुखर्जी थी और मिस वुड थी। परिंदे कहानी को 1957 में अमृत राय ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि परिंदे कहानी को अमृत राय ने कौन सी पत्रिका में प्रकाशित किया, या कौन से सन में किया, या कौन से मतलब कि किसने किया। तो किसने किया है? अमृत राय ने। हंस में किया है, 1957 में किया है। तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, परिंदे कहानी से बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह परिंदे 1960 ईस्वी, फिर जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्य और काला पानी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, ये कुछ कहानियां हैं निर्मल वर्मा की जो कि आप पढ़ देख सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है,
आगे देखो क्या है, प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है। यह छंद कौन सा है? यह द्रुत विलंबित छंद है। खड़ी बोली साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास है, जो कि 1914 ईस्वी का 1914 ईस्वी में प्रकाशित है। ठीक है, और इसका एक जो मुख्य छंद है वो क्या है? द्रुत विलंबित छंद। ओके, अन्य काव्य ग्रंथ देखो, इसके रसिक रहस्य है, प्रेम प्रपंच, चौके चौबदे, चुबदे चौबदे, कल्प रस कलश, कल्पता ग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कुछ ग्रंथ हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं, तो इनको थोड़ा सा आप याद करते हुए चलेंगे। एक रूप हिंदू तुरुक, दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मान कर, भय 102। यह कविता किस कवि की है? तो ये कविता बनारसी दास की है। किसकी है? बनारसी दास की है। भक्तिकालीन नीति कवियों में जैन कवि बनारसी दास का नीति काव्य कवि दृष्टियों से महत्वपूर्ण। प्रमुख नीति काव्य देख लो, इनमें से इतना कुछ तो है नहीं खास। ठीक है, एक बार बस देख लो आप। ओके, कोसी का गढ़वार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेव का क्या अर्थ है? तो कोसी का गढ़वार जो है वो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा आपने कहानी। किसकी है? तो ये किसकी है? शेखर जोशी ही है। किसकी है? शेखर जोशी, जिसका सन देख लो, यहाँ लिखा है कि हाँ ये रहा 1958 ईस्वी। ठीक है, इसका है सुहाग चिन्ह। क्या है? सुहाग चिन्ह है काला चरेव का अर्थ। अब देखो यहाँ से अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैं फिर वही चीज़ कहूँगी, कहानी, नाटक, उपन्यास खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, टाइम निकालिए, खुद से पढ़ो, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लासेस अगर कर रहे हो कि यूट्यूब पे आपने बहुत सारी क्लासेस सर्च कर ली कि हाँ कोसी का गढ़वार की इम्पोर्टेंट कथन आपको मिल जाए, तो कथन मिल जाएगा। अब काला चरेव का अर्थ तो नहीं लिखा होगा ना उसमें। काला चरेव का अर्थ आपको तब पता होगा जब आपने वो पढ़ा होगा, तो आप समझ पाओगे कि काला चरेव इसमें क्या क्या कहना चाह रहे हो, इस शब्द का क्या अर्थ है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ अभी भी टाइम है, हो सके तो जितनी इम्पोर्टेंट कहानी, नाटक, उपन्यास हैं उसको टाइम निकाल के पढ़ डालो। ठीक है, आगे देखो क्या है। कोसी का गढ़वार कहानी पहाड़ी परिवेश की कहानी है। इसमें पहाड़ी जीवन की झलक दिखाई देती है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी है। ठीक है, कोसी का गढ़वार को चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि समकक्ष माना जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यह कहानी फ्लैशबैक शैली पर आधारित एक आंचलिक उपन्यास है, सॉरी कहानी है। घटवार का अर्थ होता है पंचक्की। घटवार का क्या अर्थ है? पंचक्की, जहाँ पे क्या जो मेन कैरेक्टर जो नायिका है वो क्या करती है, बाद में वहाँ पर अपना आटा पिसवाने आती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कहानी तो आपको पता होगा। मैं पूरी कहानी अभी नहीं बताने बैठ सकती क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते, देखो क्या है। कबीर साहित्य के अध्येता हैं इमरे बंघा, वीरेंद्र यादव, पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर, डेविड लॉरेंजन। तो इनमें से कौन है कबीर साहित्य के अध्येता? तो ये हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल हो गए, धर्मवीर हो गए और डेविड लॉरेंजन, यानी कि हमारा ऑप्शन सी। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से हुआ? तो किन दो कंपनियों से था? तो ये था मथुरा मोहन कंपनी और रोहता कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी का नाम पूछा गया है, याद रखना है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणुकृत तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। कहानी का प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। कहाँ पर संकलित है? तो आपको तो इतना पता ही है कि संकलन जहाँ हुआ है जिस भी कविता का या कहानी उपन्यास का, तो वो चीज़ आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र है। तो स्त्री पात्र कौन कौन है? तो इसमें आ जाएंगी हमारी सबसे पहले चंपिया थी, मखनी फुआ थी और सुंदरी थी। सुहासी और ज्योतिया नहीं थी। ठीक है, देखो कहानी के पात्र एक बार देख लो। चंपिया थी, मखनी फुआ, सुंदरी, जंगी की पतो, बिरजू की माँ। जंगी की पतो ही शायद ट्यूशन वाली थी ना, जिसने पढ़ा है वो बताओ।
कमेंट में बताना। ट्यूशन वाले जिसको वो कहती थी वो शायद से जंगी की पतोह को ही कहती थी, और ये लास्ट बार एग्जाम में आया है। ट्यूशन वाली किसको कहा, कौन से पात्र को ट्यूशन वाली कहकर पुकारा गया है, संबोधित किया गया है, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है कि ये जो जंगी की पतोह थी उसी को ट्यूशन वाली कहते थे, ठीक है। याद रहेंगी चीज़ें। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तेज बहादुर सिंह ने। किसने किया था? तेज बहादुर सिंह। देखो, डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 खंडों में लिखा गया, मुर्दहिया 2010 और मणिकर्णिका 2014। मुर्दहिया आत्मकथा 7 अध्यायों में विभाजित है। हो सकता है आपसे पूछ ले, 7 अध्याय आप यहाँ से लिख लो कॉपी में, ठीक है, और याद कर लो। पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाने। अब देखो, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जो है हमारी कहानी है उसमें अब क्रम से लगाना है कि कौन कौन से काम किए थे। तो अब जिसने पढ़ा है वो तो इजीली कर लेगा, जिसने सिर्फ समरी देखी है उसके लिए तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो देखो क्या है, नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, थानों में हनुमान मंदिर बनवाए, पुलिस को मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया, और पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई। तो इनमें से क्या क्या करा था? तो सबसे पहले देखो क्रम कौन सा, सबसे पहले थानों में हनुमान मंदिर बनवाए थे। क्या? हनुमान मंदिर बनाए, फिर उनकी तनख्वाहें कम करवाई पुलिस वालों की। उसके बाद जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया, और उसके बाद आएगा हमारा नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया, ठीक है। तो ये क्या था, इसका क्रम था। बहुत अच्छी कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, आपको बिल्कुल पढ़नी ही चाहिए, बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में अब हम 2 चीज़ें चल रहे हैं लेकर के, एक तो हम PYQ कर रहे हैं और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, भक्ति काल कर रहे हैं, ठीक है। मैं दोबारा से बता दूं, मैं PYQs आपको सिर्फ इसलिए करा रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं एक्स्ट्रा चीज़ें कि यहाँ से इस तरह के प्रश्न आपके आगे बन सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसको आप याद कर लो। इसीलिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, ज़्यादा PYQs कराने पे मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो तो आप खुद से भी कर सकते हो सकता है मैं फिर वही बात कहूँगी कि मैं 20 मिनट में, अगर आपको हो सकता है 10 क्वेश्चन करा लूँ तो आप 20 मिनट में, हो सकता है 30 क्वेश्चन कर लो, 40 कर लो, तो वो आप पे है। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हाँ मैं PYQs कराने बैठूँगी एक। आप सिर्फ मेरी क्लास करो, आप सिर्फ यहीं से पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद से चीज़ें करो अगर आपसे पॉसिबल है। अगर आपके पास PYQs नहीं है तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूँगी। आप मुझे कॉमेंट में बता दो कि मुझे ये साल के 2005 से 2023 तक में जो भी ईयर के आपके पास PYQ नहीं है, आप मुझे बता देना। मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बता देना, मैं कैसे भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी, या टेलीग्राम से या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप नंबर से, मैं कैसे भी आपको दे दूँगी वो चीज़ें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, PYQs को अच्छे से करना है, खुद से ट्राई करो कि आराम से खुद से बैठ कर के PYQs भी सॉल्व करो, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे पहले भक्ति काल की 4th क्लास होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, कबीर पढ़ेंगे। अभी हमने संत काव्यधारा जो है उसकी शुरुआत कर दी थी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, ध्यान रखो, खूब मेहनत करो, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बाय बाय।